हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित गंगवार एजुकेशन पॉइंट की तरफ से लेकर आया हूं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। हमारी आज की इस वीडियो में हम जनरल स्टडी के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमारे ये जनरल स्टडी के क्वेश्चन आंसर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 और साथ ही एसएससी सीजीएल 2022 टायर 1 के एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, ओडिशा का खंडाधर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 कालाहांडी, ऑप्शन नंबर 2 कंधामल, ऑप्शन नंबर 3 संबलपुर या ऑप्शन नंबर 4 सुंदरगढ़। हमें बताना है ओडिशा का खंडाधार जलप्रपात। ठीक है, अगर हम बात करते हैं खंडाधार जलप्रपात की, ये हमारा वर्तमान में ओडिशा ज़िले में स्थित है और ओडिशा का दूसरा वहीं भारत का 12वां सबसे अधिक ऊंचा जलप्रपात है और ये ओडिशा के सुंदरगढ़ ज़िले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सुंदरगढ़ इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ओडिशा का खंडाधर जलप्रपात सुंदरगढ़ ज़िले में स्थित है और एक खंडाधर जलप्रपात भारत का 12वां और ओडिशा का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर 2 24 अक्टूबर, ऑप्शन 3 24 सितंबर या ऑप्शन 4 24 जनवरी। अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र यूएन की, तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी, अतः संयुक्त राष्ट्र दिवस ऑप्शन नंबर 2 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की यूएन की, तो इसमें वर्तमान में 193 देश सम्मिलित हैं और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूएन का मुख्यालय स्थित है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्न धातु युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है? ठीक है, अगर हम बात करें पृथ्वी की संरचना की, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसका सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट, बीच का भाग मेंटल और सबसे निचला भाग आंतरिक भाग जिसे बोलते हैं अंदर का, वह क्रोड कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें क्रोड की, तो पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है उसमें सर्वाधिक मात्रा में ऑप्शन नंबर 4 निकिल और फेरस पाया जाता है। ठीक है, निकिल और फेरस यानी कि लोहे से मिलकर बना होता है पृथ्वी का आंतरिक क्रोड। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन से, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन से, तीसरा अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से या 4 प्रकाश के विचलन से। तो आकाश में जो इंद्रधनुष बनने की घटना होती है, इसका रीजन है प्रकाश का अपवर्तन एवं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, सूर्य का आने वाला जो प्रकाश होता है वह वायुमंडल में उपस्थित बारिश के बाद अक्सर हमारा इंद्रधनुष बनता है और ये जो जलवाष्प या जो बूंदें होती हैं बारिश की, उनसे प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बाद ही इंद्रधनुष बनता है। अतः प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। साथ ही गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब साथ में कर दें। हमारा अगला प्रश्न है, प्याज परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर 1 तने का, ऑप्शन नंबर 2 जड़ का, ऑप्शन 3 पत्तियों का या ऑप्शन नंबर 4 फल का। ठीक है, तो जो प्याज होता है ऑप्शन नंबर 1 तने का, ठीक है, जो प्याज होता है वह ऑप्शन नंबर 1 तने का परिवर्तित रूप होता है। ठीक है, प्याज तने का परिवर्तित रूप होता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आलू, ठीक है, आलू किस भाग का परिवर्तित रूप है? जो आलू है वह किस भाग का परिवर्तित रूप होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, स्मैग्मा मैनोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर स्मैग्मो मैनोमीटर था, एक गलती से गलत लिख गया है, तो फिलहाल हमारा था स्मैग्मो मैनोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हार्मोन क्रिया परीक्षण में, ऑप्शन 2 ब्रेन ट्यूमर में, ऑप्शन 3 आंतों का कार्य परीक्षण में या ऑप्शन नंबर 4 रक्तचाप मापने में। ठीक है, तो जो स्फेग्मो मैनोमीटर है इसका प्रयोग ऑप्शन नंबर 4 रक्तचाप मापने में किया जाता है। ठीक है, रक्तचाप के मापन में स्फेग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं स्वस्थ शरीर के लिए, जो हमारा रक्तचाप का रेंज है वह मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 mmHg होता है। ठीक है,
80 से 120 mmHg हमारा होता है। अगर हम बात करें रक्तचाप की, तो रक्तचाप में दो कंडीशन पाई जाती है, एक निम्न रक्तचाप और एक उच्च रक्तचाप, ठीक है। जो हमारा लो ब्लड प्रेशर होता है वह हमारा 80 mmHg से कम पर होता है, और जो हाई ब्लड प्रेशर है 120 mmHg से अगर आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर है तब उसे कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 2 पी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम 1944 में कहा गया था, ठीक है। 1944 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था, और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। और साथ में यहाँ पर एक सुभाष चंद्र बोस के बारे में पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की उपाधि किसने प्रदान की थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। तो ये जो नेताजी की उपाधि है सुभाष चंद्र बोस जी को हिटलर ने दी थी, ठीक है। हिटलर ने इन्हें उपाधि दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन किस ब्रिटिश गवर्नर ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन 2 लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन नंबर 4 विलियम बेंटिक, ठीक है। तो हमें बताना है भारत में प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन किस ब्रिटिश गवर्नर ने किया था। अगर हम डाक विभाग की स्थापना की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले 1774 में, ठीक है, 1774 में पहली बार भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा डाकघर निर्मित किया गया था, ठीक है। भारत में जो प्रथम डाकघर का निर्माण है वह 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा हुआ था। उसके बाद 1776 में भारत में डाक विभाग की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रथम बार डाक टिकट प्रचलन की, तो 1853 ईस्वी में, ठीक है, 1853 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इन्होंने भारत में क्या किया था, डाक टिकट का प्रचलन किया था। भारत में प्रथम बार डाक टिकट का जो प्रचलन है लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है। ऑप्शन नंबर 1 आकाश, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी, ऑप्शन नंबर 3 अग्नि, ऑप्शन नंबर 4 नाग, ठीक है। तो भारत की जो पहली युद्ध क्षेत्र मिसाइल है वह ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 देहरादून में, ऑप्शन 2 माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद में, या ऑप्शन नंबर 4 उधमपुर में, ठीक है। तो जो भारतीय सैन्य अकादमी इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देहरादून में स्थित है, जहां से इस वक्त वीडियो बनाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 इथेन, ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन, या ऑप्शन नंबर 4 मीथेन, ठीक है। तो गोबर गैस जिसे क्या बोलते हैं, मास गैस भी बोलते हैं, प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मीथेन। गोबर गैस का जो मुख्य घटक है मीथेन है, ओके। हमारा अगला प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था। ऑप्शन नंबर 1 कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर 3 मैटकॉफ ने, और ऑप्शन नंबर 4 कॉर्नवालिस ने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1757 की, तो 1757 की जो प्रमुख घटना है जिससे हमारा क्वेश्चन संबंधित है वह है प्लासी का युद्ध, ओके। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, नोट कर लें, उसी से संबंधित हमारा प्रश्न है। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह सिराजुद्दौला बंगाल का जो कि नवाब था इसका और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय का सामना करना पड़ा था। अगर हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध में, तो इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वह ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, ठीक है। तो जो मलेरिया रोग है वह किस अंग को प्रभावित करता है हमें बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 फेफड़ों को, ठीक है। मलेरिया रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके अलावा मलेरिया में हमारा लीवर भी क्या होता है, प्रभावित होता है। हमारे वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे।
ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन 2 डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर बी गिरी, ऑप्शन नंबर 4 GS पाठक। ठीक है, तो जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वह ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे। और भारत के अगर हम प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और अगर बात करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भाई अगर हम बात करें भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की, तो जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य मूलतः किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम बताना है हमें किस राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है और ये हमारा केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? केरल से। केरल राज्य में मोहिनी अट्टम के अलावा कथकली, केरल राज्य का जो कि प्रमुख नृत्य भी है वह है कथकली। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल राज्य के शास्त्रीय संगीत नृत्य हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक की, तो कर्नाटक का जो प्रमुख नृत्य है वह यक्षगान है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के जो प्रथम नृत्य हैं और प्रमुख जो नृत्य हैं तमिलनाडु के, उसमें पीकॉक डांस और भरतनाट्यम आता है। ओके, पीकॉक डांस और भरतनाट्यम हमारा आता है। वहीं आंध्र प्रदेश के अगर हम प्रमुख नृत्यों की बात करते हैं तो इसमें शेर नृत्य और मयूर नृत्य शामिल है। ठीक है, शेर नृत्य और मयूर नृत्य आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चिनूक किस देश में बहने वाली पवन है? ठीक है, हमें बताना है चिनूक पवन किस देश में बहती है। ऑप्शन नंबर 1 चीन में, ऑप्शन नंबर 2 USA में, ऑप्शन 3 फ्रांस में, ऑप्शन नंबर 4 जापान में। ठीक है, चिनूक जो कि एक पवन चिनूक एक गर्म स्थानीय पवन है और ये ऑप्शन नंबर 2 USA में बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 USA में बहती है। ठीक है, चिनूक जो कि एक स्थानीय पवन है, गर्म, ठीक है, गर्म पवन है एक, और ये USA में बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ठीक है, अगर हम बात करें धन विधेयक की, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का वर्णन किया गया है। और हमारा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय भारत का लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, जो भारतीय लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह निर्णय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन नंबर 1 अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर 2 सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर 3 मध्य मस्तिष्क, या ऑप्शन नंबर 4 मेडुला। ठीक है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह सेरेब्रम होता है। ठीक है, सेरेब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट, यहाँ पर अंतरिम था ये, कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन नंबर 4 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो वर्ष 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट बैठक हुई थी या अंतरिम कैबिनेट जो गठित हुई थी उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 तात्या टोपे ने, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मीबाई ने, या ऑप्शन नंबर 4 नाना साहब ने। ठीक है, तो जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था इसमें कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व ऑप्शन नंबर 4 नाना साहब ने किया था। ठीक है, नाना साहब ने किया था कानपुर में नेतृत्व।
तो गाइस हमारी ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको इस वीडियो में पूछे गए प्रश्न कैसे लगे और आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही सही कर पाया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना ना भूलें, ठीक है। एजुकेशन पॉइंट आपकी तैयारी में आपके साथ लगातार लगा हुआ है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 7 जुलाई को होने को प्रस्तावित है, तब तक लगातार एजुकेशन पॉइंट अपने चैनल पर इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला डालता रहेगा, जिसमें हम अलग अलग विषय से क्वेश्चन लाएंगे। सभी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं केवल परीक्षाओं के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं केवल वही प्रश्न एजुकेशन पॉइंट अपनी वीडियोज़ में लेकर आता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।